बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सऊदी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साहिर शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी उस्मान साहिर शो। और आज हम बात करेंगे उस वर्किंग की जो पिछले तकरीबन 18 महीनों में बिलखुसूस उस्मान मुस्तफ़ा साहब ने करी। उस्मान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया साहिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहा हूँ और मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लीडर बनने का शौक है? नहीं सर, साहिर भाई लीडर बनने का शौक नहीं है। ये सिलसिला ऐसे है कि जितनी हार्डशिप्स और जितने धक्के खा के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो और लोगों को जब तकलीफ में देखते हैं तो फिर इसका एहसास कुछ ज़्यादा जाग पड़ता है। और इसका भी आगाज़ तब हुआ था जब मैं मेलबर्न में जेफ कॉट मस्जिद के साथ वॉलंटियरली 2015 में काम करना शुरू हुआ था। तब वहाँ पे कुछ ऐसे केस आए थे जो बज़ाहिर इतने सीधे थे और जिनका हल इतना मुश्किल बनाया गया था कि रहे नाम खुदा। उसमें काफ़ी सारी हमारी बहनें और भाई इन्वॉल्व थे। तो तब से ये सिलसिला शुरू किया और ये है कि आसानियाँ बाँटो तो अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ ही देती है। तो आप फिर उन लोगों में शामिल क्यों नहीं हुए जिनकी माइंडसेट कुछ इस तरह की थी कि जब हमने मुश्किल बर्दाश्त की तो दूसरे भी करें, जब तक मुश्किल बर्दाश्त नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? अच्छा, सन 1947 में ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं इस बात को इस तरह लेकर चलता हूँ। मुझे अपने ख़ानदान का अच्छी तरह याद है कि चंद बचे-खुचे बुज़ुर्ग, बचे-खुचे जिस्म के साथ यहाँ तक आए थे। कहने का मतलब ये कि उन्होंने ये एहसास हमारे दिल में जगा के रखा कि जो हार्डशिप्स हमने काटी हैं, जो जिस तरह हमने अपने खून से इस वतन अजीज की आबियारी की है, वैसे आप लोगों के पर ये लाजिम है कि अगर आप कोई हार्डशिप काटेंगे तो अपने से अगले आने वालों के लिए आसानियां छोड़ के जाएं, उनके लिए मंजिल के रास्ते आसान छोड़ के जाएं। अब शायद भी ऐसा नहीं होता कि हमने लेट्स से कि एक सड़क एक तरफ से बनाना शुरू की और जैसे हम बुजुर्ग होते गए हम उसे फिर उखाड़ दें और फिर नए आने वाले फिर उस सड़क को बनाएं। तो मेरा माइंडसेट इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट है। हमने एज़ अ कौम मिन हैसुल कौम चलना है। इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात भी हैं ऑफ कोर्स। अ, लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़रूरी कि जब तक हम चेन एक क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अ, इस बात को मैं थोड़ा-सा एक डिफरेंट एंगल में भी आपको बयान करता हूँ। जो कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तानी हैं, स्टूडेंट्स हैं या सिटीज़न्स हैं, उनका बिहेवियर काफ़ी मैच्योर है और वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो क्यों ना वैसा ही माहौल हम अपनी तरफ भी क्रिएट करने की कोशिश करें। आखिर बिल्कुल। को कौम तो ये पाकिस्तानी कौम है, तो ये सारी हम्म। सूरत है होती। लेकिन आप ये नहीं समझते कि चूंकि अमेरिका और कनाडा और यूके में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो खासे मेच्योर हो चुके हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जाहिर है कि बहुत बड़े अरसे से रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं माइग्रेशन को थोड़ा सा नजर डालूं तो गालिबन कोई 30 साल, मुश्किल तमाम 30 साल से ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन का सिलसिला चल रहा है और लोग पाकिस्तान से या दुनिया के दीगर हिस्सों से माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका, कनाडा या बरतानिया में ये सिलसिला तो पिछले कुछ 100 150 साल से है। जी, बात बिल्कुल ऐसे है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूके ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने की वजह से इमिग्रेंट्स वहाँ पे पाकिस्तानी जाके बसे और वहाँ पे अपने बिजनेसेस शुरू किए। बहुत बहुत बड़े मुदब्बिर, मुफक्किर और बड़े बड़े अच्छे साइंसदान पाकिस्तानी जो अमेरिका और यूके में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिलसिले में हमारी थोड़ी सी बदनसीबी ऐसी हुई कि ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क था जो पाकिस्तान में गिडानी में अपने इंजीनियर्स को भेजता था ट्रेनिंग लेने के लिए शिपयार्ड में। हमने ऑस्ट्रेलिया की हम्म। तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, सफारतकारी की नहीं।
अच्छा, ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम मैं बड़े मतलब खुशी से लेता हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट की थी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ टिल्ट किया था उन्होंने अपने मामलात को और आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तानी जाना शुरू हुए। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों का चले जाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों का सेटल होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मुल्क मल्टीकल्चरल है, डाइवर्सिटी है और यहाँ पे आपको अपना एक मुकाम बनाना पड़ता है। अब पाकिस्तानी बिरयानी एक फूड है, लेकिन जी। मैचलेस है। कराची की हम्म। बिरयानी पूरे ऑस्ट्रेलिया में उसका डंका गूंजता है। तो जी हाँ। इसी तरह से अब हम जैसे-जैसे अपनी पॉपुलेशन वहाँ पे जाएगी, वहाँ से हम कुछ नया सीखेंगे और ग्लोबल मार्केट है, एक पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड भी आ चुकी है। वहाँ से आप बिल्कुल। ना सिर्फ़ अपने ख़ानदान की, उस मुल्क की जहाँ आप रह रहे हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया की खिदमत करते हैं। तो हमें अपनी सोचों को बड़ा सही। करना है, हमें आइसोलेशन से बाहर आना है। तो आई थिंक कि अब ये 30 साल का सफ़र जैसे पाकिस्तानियों ने वहाँ पे काटा है, अब इसको मज़ीद इवॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा, हम दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं। आपने एक पिटीशन दायर की है, तो ज़रा आप मुझे उसके बारे में बताएँगे कि ये पिटीशन दरअसल है क्या? अच्छा, पिटीशन का एक छोटा-सा बैकग्राउंड है। जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इवन इन पाकिस्तान में अगर आप पे कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है वो ज़्यादती हो रही है, तो आप एक पिटीशन लिखते हैं और उसके नीचे उसके इफेक्टीज़ पाकिस्तानी इंग्लिश का लफ्ज़ है, उनके सिग्नेचर लेते हैं। उन सिग्नेचर की तादाद अगर पाकिस्तान में 60 से और मॉडर्न वर्ल्ड में 150 से ज़्यादा हो, तो उस बात को अंडर कंसिडरेशन लेके आया जाता है। इस पिटीशन के पहले ये समझ लें कि 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा था स्ट्रैंडेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे और जो कोविड के बाद आके पाकिस्तान फंसे। दूसरे स्ट्रैंडेड ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स और स्किल वीजा होल्डर्स जो ऑस्ट्रेलिया में अपने पैथवे को कंप्लीट कर चुके थे टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी जा रहे थे, वो पाकिस्तान में आके फंसे। इन दोनों का बेतहाशा नुकसान हुआ इन कैटेगरीज का। और इसी की दूसरी कैटेगरी थी कि जो पाकिस्तान से स्टूडेंट वीजा नए ग्रांट हुए हैं, 476 जो वॉशिंगटन अकॉर्ड के तहत वीजाज नए ग्रांट हुए हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान से 485 जो नए वीजाज ग्रांट हुए। अब इन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो उनसी है वो स्टूडेंट्स की है। दूसरे नंबर पे ऑफ शोर 485 वालों की है जिनके नए वीजाज पाकिस्तान से 485 के ग्रांट हुए। और फिर तीसरे नंबर पे 476 और 491 दीगर लोग आ जाते हैं। अब ये पिटीशन हमने काफी जगह फ्लोट की और एक जगह से हमें रिस्पांस भी आया, 300 प्लस सिग्नेचर थे और इस पे हुँ, हुँ, हुँ। बेतहाशा मुखालफत भी हमने सुनी। लोग ये कहते थे आप हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं, आपको हमारी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। उनको समझ तब तक नहीं आई जब तक ये मटीरियलाइज नहीं होगी। अब जबकि ये मटीरियलाइज हो चुकी है तो इसकी अब काफी आगे तक जा चुकी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो इस पिटीशन का मकसद ये था कि इन लोगों के मसाइल को बढ़ाया जाए, बताया जाए हमारी गवर्नमेंट को। तो आप क्या समझते हैं कि आप मतलब ज़रा मुझे वाज़ेह करेंगे कि सीधा-सीधा क्या बात है इसमें? जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ये पिटीशन के 2 पार्ट्स हैं। अगर मैं पहले पार्ट को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जो फँसे हुए पाकिस्तानी तुलबा हैं और जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे और जो पाकिस्तान आके फँस गए कोविड में और जो ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर और स्किल वीज़ा होल्डर थे। अब इन सारों ने 50-50, 60-60 हज़ार डॉलर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर दिए। इन्होंने बिल्कुल। 485 वालों ने अपने स्किल असेसमेंट्स करवा ली, डिग्रीज वेरीफाई करा ली, 2-2 दफा आइल्स दे दिए और दे वर ऑन द रोड टू देयर परमानेंट रेजिडेंसी या ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में ये लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे थे। और स्किल वीजा होल्डर वालों का भी बेचारों का बड़ा बुरा हाल है, वो तो बेचारे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवे पे थे। जैसे 491 वीजा सब क्लास आजकल बड़ी पॉपुलर है और हिट है। एक तो इनके मसाइल, इनका सारा एसेट ऑस्ट्रेलिया में तबाह। 5-5, 6-6 माह लोगों ने अपने घरों के और यूटिलिटीज के किराए दिए जो उन्होंने यूज ही नहीं की।
बिल्कुल। इनको फाइन्स वहां पे आ रहे थे, गाड़ियां इनकी गली में खड़ी थी, और एक वो रूल है, वो आपको भी पता होगा कि अगर गाड़ी 3 महीने या 4 महीने गली में खड़ी रहे तो सिटी काउंसिल वाले आके स्टिकर लगा जाते हैं, फिर टो करके ले जाते हैं, और फिर बिल्कुल। उसके बाद उसके ऊपर फाइन भेजना शुरू कर देते हैं। बाज बच्चों की गाड़ियां चोरी हुई, बाज लोगों पे इंटरवेंशन ऑर्डर्स आ गए। लोगों ने, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग हैं, उन्होंने ऐसे एडवांटेज लिया कि ये बंदा पाकिस्तान गया, इससे हमारी जान को खतरा था, तो अब हमें इंटरवेंशन ऑर्डर दे दे। क्यों? फॉर द सेक ऑफ असाइलम। तो अब इस बंदे को ना आने दिया जाए और हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमें मार देंगे, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे काम हैं। यानी जिस बंदे के ऊपर इंटरवेंशन ऑर्डर आया वो बेचारा पाकिस्तान में है, उसे पता भी नहीं। ठीक है, इंटर्म हम्म। इंटरवेंशन ऑर्डर है, जब वो जाएगा रिसीव करेगा और कोई और इस पे एडवांटेज ले गया, बदनामी किसकी? हमारे पाकिस्तान की। अच्छा, बेशक। और ये फाइन्स वाला मसला मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। और तीसरा, और जो सबसे अहम बात ये है कि जिन लोगों की रिसर्चेज थी, रिसर्चेज 485 वालों की भी हो सकती है, रिसर्चेज आपके स्टूडेंट्स की भी हो सकती है, वो सब की सब तहबाला हो चुकी है। पीएचडी की स्टूडेंट्स की तो बहुत ज्यादा रिसर्च है। एग्जैक्टली exactly. अब इसका जो दूसरा हिस्सा था पिटीशन का, वो ये था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हर इनटेक के करीब कह रही है बस बॉर्डर खुलने वाले हैं, आप एडमिशन लें। होता ये है 6, 7, 8 हजार बच्चे जो उनसे हैं वो एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के हफ्ता डेढ़ हफ्ता बाद जैसे ही वो इनटेक की डेट गुजरती है, तो साथ ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इन फाइटिंग शुरू हो जाती है, नहीं हम नहीं खोल रहे, नहीं मैं नहीं बोलती, तुम मेरी टॉफी लेके भाग गए। तो वो बॉर्डर्स ना आज तक खुले हैं, ना उनका अभी तक कुछ समझ आ रहा है कि क्या रोड मैप है। तो इस पेटिशन में ये सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाई गई हैं कि आप इसके ऊपर काम करें। अच्छा, तो आप गालिबन स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी में भी अपीयर हो चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी बिल्कुल, मैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी को इस सारी बातों के बारे में ब्रीफिंग दी। इनफैक्ट मुझे इस बात पे बड़ा शदीद अफसोस है कि एक तो रिपोर्टिंग बहुत गलत हुई, और फिर उसके ऊपर फिर हमारे कुछ कंसल्टेंट, हमारे बहन भाई हैं, उन्होंने इस कदर नेगेटिव पोर्ट्रे किया कि स्टैंडिंग कमेटी में ये कहा गया कि 12,000 बच्चों को ब्लॉक कर दिया, तो पाकिस्तानी बच्चे वहां पे जा नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। और जो मेरी मीटिंग, जो मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, उसको कंसिडर ही नहीं किया गया, बस एक रैंडम वेबसाइट के ऊपर से उठा के और उस खबर के ऊपर जनाब मुझे बैशिंग मेरी ठीक ठाक की गई। फिर उसका जब मैंने उसका लीगली जवाब देने के लिए फिर मैं रेडी हुआ, तो फिर सारे स्टेप बैक कर गए। सिर्फ एक ही हैं जो सॉलिसिटर हैं, उन्होंने वो पूरी मेरी वीडियो देखी थी। उस वीडियो में यही मसाइल स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी के सामने और मोफा के सामने रखे गए थे कि यहाँ पे मोफा से मुराद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जी एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, ये रखा गया था। उस मीटिंग में मोफा के लोग मौजूद थे और ये तफसील से बताया गया था। तो एक तो ये कि मैं कंडेम कर रहा हूँ ओपनली, एंड आई कंडेम इट स्क्वेयरली, कि ऐसी गलत रिपोर्टिंग आपने की, आपने इन्वेस्टिगेट किया नहीं, बस जो न्यूज हाथ आई चला दिया, जिसकी पर्सनैलिटी को बैश करना आपने बैश कर दिया। और फिर इसके ऊपर जो नेगेटिव माइंडसेट के कुछ लोग हैं, वो उनका पाला आपसे भी खैर से पड़ा हुआ है, उन्होंने इसके ऊपर खूब लते लिए रियलिटी को जाने बगैर। तो ये ऐसी चीजें हैं। अच्छा साहिर भाई, इसमें मैं एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा। मुझे एक हफ्ता पहले पता लगी थी, और जब मुझे पता लगी थी ना, तो मैं दिल अपना पकड़ के वहीं पे जमीन पे बैठ गया। इतनी खौफनाक बात है कि एक हमारे जानने वाले हैं, उनको जब मेरी एफर्ट्स का पता लगा, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आई वांट टू मीट यू। मैं उनको मिलने गया, मैंने उनसे पूछा कि खान साहब क्या हुआ। खान साहब कहते हैं कि यार उस्मान, आप लोग ये कर रहे हैं एफर्ट? मैंने कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं। कहते यार हमारी एक कज़न है, वो अपनी बच्ची के दांतों का इलाज कराने पाकिस्तान आई थी, कराची। ऑस्ट्रेलिया में डेंटल जो सा है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो इलाज करवाने आई और उन्होंने 26 मार्च को वापस जाना था। तो समझ लें 19 माह बॉर्डर क्लोजर को हो चुके हुए हैं। एक बच्ची और एक माँ कराची फंसे हुए हैं, दूसरी बच्ची और उसका वालिद सिडनी में। अल्लाह। मतलब आप इसका अंदाजा लगाएं कि वो बच्ची, उसकी एज क्या हो गई है। अब वो जो ये फैमिली है, वो बेचारे 491 पे अपनी सारी जिंदगी का अपना सरमाया लगा के यहाँ तक पहुंचे हैं।
उनका राइट नहीं बनता? क्या उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कंपैशनेट रीजन या कंपेलिंग रीजन किसी के ऊपर भी उन्हें एग्जेम्पशन दी जाती पर नहीं? और अच्छा, ये बात जब नॉर्मली लोगों के दरमियान की गई, वो खैर से वो जो एक सो कॉल्ड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बड़े मुदब्बिर और मुफक्किर लोग बैठे हुए हैं, तो उन तक ये बात पहुंची तो उनमें से किसी साहब ने मशवरा किया ऑस्ट्रेलिया इतना जरूरी है, उनके हस्बैंड को चाहिए छोड़े ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आ जाए, तो आप ऑस्ट्रेलिया के इंतजार में क्यों बैठे भाई? आप भी छोड़ दें ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सूरत हाल है। तो आप जरा मुझे बताएंगे कि ये जो आपने स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी में जो ब्रीफिंग दी अपनी, तो इसका कोई रिजल्ट निकला? सो फार रिजल्ट अभी तक तो इसका ये है कि मूफा वाले इन कांटेक्ट है मेरे साथ, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब तक ये बात गई है। अलावा इसके मैं पीएमओ ऑफिस खुद फिजिकली विजिट करके मैंने जो मीडिया एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, उनको मैंने एप्लीकेशन हाथ में दी एंड ही वाज वरिड। वो अब तो पहले तो 300 सिग्नेचर थे सर, अब मेरे पास पौने 500 सिग्नेचर मौजूद हैं। पौने 500 खानदानों का मतलब 4 मिलियन ईच फैमिली लगा हुआ है, और हम गालिबन पौने 500 तो डायरेक्ट इफेक्टीज है ना, डायरेक्ट इफेक्टीज ये पौने 500 है, और फिर इन पौने 500 के पीछे अगर जो पौने 500 खानदान अगर आप लगा लें तो ये तो कोई एक 2,500 से 3,000 अफराद बन जाते हैं। बिल्कुल, और ज्यादा होगी यकीनन। और ये एक बात मार्केट में बड़ी कही जाती है कि आप जनाब ऑनलाइन पढ़ लें, आप ऐसे पढ़ लें, आप ऐसे पढ़ लें। देखिए, ऑनलाइन पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, ये एक बहुत लंबी बहस है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस किस्म की कोई और चीज ऑटोमोटिव से रिलेटेड, क्या ऑस्ट्रेलियन गाड़ी जो सी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात, क्या वो पाकिस्तानी गाड़ी की स्टैंडर्ड की है? क्या जो आए सर्जन हैं, क्या वो ऑनलाइन बैठ के क्या सीखेंगे? वो क्या एलसीडी का ऑपरेशन करेंगे? क्या करेंगे? फिर अच्छा, बिजनेस के ऊपर कहा जाता है नहीं जी, बिजनेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि ओएचएस की पॉलिसीज, रिसोर्सेज और फिजिकल आप जाके कहाँ विजिट करेंगे? जब मैं पढ़ रहा था तो मैं तो उठ के शाम को 4:30 बजे यूनिवर्सिटी से भागा था, और मैं तो क्वांटस के जो स्टेशन मैनेजर के कमरे में जाके घुस गया था और मिन्नत तरला किया था, और शाम को 7 बजे तक उस शरीफ आदमी को मैंने बैठा के मैंने उसके स्टैटिस्टिक्स ले लिए थे। ऐसे स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते। आप कितना करेंगे? और इसके ऊपर फर्दर मोर के बच्चों को जो जिन्होंने करके भी दिया, कोशिश भी की, उनके प्लेजरिज्म का उनके ऊपर वो इल्जाम लग रहा है, आपने प्लेजरिज्म किया। तो मैं नहीं समझता कतई तौर पे भी ऑनलाइन स्टडीज मुमकिन नहीं। ऑनलाइन स्टडीज तो मेरी जाती राय ये है कि ऑनलाइन स्टडी तो किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है, और अगर इसकी एक बड़ी वाज़े मुझसे गुफ्तगू की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऑनलाइन स्टडी ही करनी थी विद पाकिस्तानी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया? इतने पैसे जो दिए जाते हैं वो जाहिर है कि आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा के तो पैसे नहीं दिए जाते ना जी। जो बच्चा अपनी फीस की मद में जो पैसा दे रहा है वो इसलिए थोड़ी दे रहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा में सांस लेनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसने ऑस्ट्रेलिया के तालीमी निज़ाम को समझना है, तालीमी निज़ाम से पढ़ना है, उसको वहां की लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करना है, लैब्स को इस्तेमाल करना है, दूसरी एजुकेशनल एकेडमिक और नॉन एकेडमिक फैसिलिटीज को अवेल करना है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि उसकी फीस में शामिल है। तो जाहिर है कि कोई भी स्टूडेंट जब पाकिस्तान में बैठ के पढ़ेगा तो उसको कहाँ से लाइब्रेरी मिलेगी? तो वैसे ही हमारे यहाँ लाइब्रेरी का फुकदान है, और अगर उसको मिल भी जाती तो क्या गारंटी है कि जो किताब वो पढ़ रहा है वो एक ऑथेंटिक किताब है? क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी मौजूद होती हैं यहाँ पे जो कि ऑथेंटिक नहीं होती, या वो उसके साथ कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं। किताब की जो लोकल पब्लिकेशन होती है वो उसके नाम को तब्दील कर देती है, उसका कोई इंटरनेशनल रिकॉर्ड ही नहीं होता, उस किताब का कोई बैच नंबर ही नहीं होता। तो जब स्टूडेंट इस किस्म के मटेरियल को इस्तेमाल करके तालीम हासिल करेगा तो यकीनन प्लेजरिज्म का केस उस पर बनेगा। और बाय द एंड ऑफ द डे अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है
और इतने ज्यादा पैसे देने हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर इससे बेहतर है कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग के ऊपर आईबीए या लम्स चले जाएं। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितना एक 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑन एवरेज एक बच्चे ने इनिशियल फी डिपॉजिट कराई। ठीक है सर, बिल्कुल, ये मैं आपको लोएस्ट बिटवीन 14 से 16,000। हाँ, ये मैं आपको लोएस्ट कैटेगरी में बता रहा हूँ ऑन एवरेज। बिल्कुल, हाईएस्ट कैटेगरी में तो 25-26 हजार डॉलर तक बात जा रही है जो स्टार्टिंग है। तो 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके तकरीबन बन जाते हैं 9,000 या 8,000 अमेरिकन डॉलर, ऐसे ही 8,000 अमेरिकन डॉलर में आप अमेरिकन डिग्री पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, बगैर जाए, बगैर वहां की ख्वारी वीजा की काटे। क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, मैं इस बात के ऊपर लोग बड़े अफेंड होते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहे हैं या आप उनकी हेल्थ पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं, मैं इन दोनों का जवाब दूंगा। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन को तो एक साइड पे कीजिए। सबसे पहले आई यूनिवर्सिटी पे जिन्होंने एडमिशंस दिए थे, और एडमिशन फॉर्म के अंदर कोई भी चीज क्लैरिटी से नहीं थी कि बॉर्डर विल बी ओपन सून। मैं कितनी पिछली न्यूज रिपोर्ट्स और यूनिवर्सिटी की ईमेल्स निकाल के दिखा सकता हूं जिसमें ये बच्चों को लालच दिया गया, तरगीब दी गई है कि अब हम आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो ये आपने जो सा है डबल क्रॉस की, एक तो ये, और दूसरी बात ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट मार्केटिंग बहुत ज्यादा हुई है, जहां पर के हर कुछ दिनों के बाद पायलट प्रोग्राम्स के की न्यूज़ेस आती रही हैं जी, और यकीनन फिर वो न्यूज को देखकर फिर बच्चे फॉलो करते हैं न्यूज, और फिर यहाँ पर एक किरदार कंसल्टेंट्स का भी है, तो फिर वो उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो यकीनन ये बात एक हकीकत है कि अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने डायरेक्टली नहीं भी कहा, तो भी लोकल और इंटरनेशनल मीडिया ने इनडायरेक्टली इस मैसेज को पहुंचाया कि बॉर्डर्स बहुत जल्दी खुले हुए। एग्जैक्टली अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि एक लोगों को बड़ी परेशानी है, उफ मेरे अल्लाह, ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ पॉलिसी। तो फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान भी एक मुल्क है, एक सॉवरेन कंट्री है। क्वांटस QF104 ये 16 सितंबर को पाकिस्तान से फ्लाई करके गई है रेफ्यूजीज लेकर, और मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा। ये आप SBS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि अफगान ताइक्वांडो फीमेल टीम जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पाकिस्तान के ताउन से यहाँ से तशरीफ लेके गई है। अच्छी बात है, उनको सेफ्टी चाहिए थी, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप ये ना कहें कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सिस्टम ऐसे या वैसे। इंडियन क्रिकेट टीम अभी गई है, अब एशेज के लिए ब्रिटिश क्रिकेट टीम आ रही है, तो वी आर नॉट लेस देन ह्यूमन। कॉन्सर्ट्स हुए हैं बिल्कुल। तो हम प्राइमरी इन्वेस्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में, हमने ऑस्ट्रेलिया को पैसा दिया ही है, बेशक वो स्टूडेंट हो 485 वाले हो, हमारी वहां पे जवानियां लगी हैं, और स्पेशली मेरे जैसे जो 485 वाले हैं उनका बेचारों का और स्किल वीजा वालों का बहुत बुरा हाल है जी। तो उस्मान साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जितनी आपने तकदो की है, इसकी क्या आउटकम निकली? देखिए, है आपको कुछ इसकी आउटकम का आपको मैं इनिशियल एक बात बता देता हूँ कि जूलियन हिल साहब की तरफ से, जो कि लेबर के फेडरल MP हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हमें बंच ऑफ स्कैमर कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलियंस को, कि जो टेम्परेरी वीजा होल्डर्स हैं उनकी चीजें फ्रिजेस में रह गई हैं, उनके डॉग्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, उनकी गर्लफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में है, तो इस बारे में कुछ करना चाहिए। दूसरी बात ये, हमारी जो क्यूमुलेटिव एफर्ट है, जो हमारे इंडियन बहन भाई हैं उनकी तरफ से हुआ ये है कि निक मैकैम सेनेटर जो ग्रीन्स के हैं, उन्होंने एक लेजिस्लेटिव पेपर जो सा है वो हमसे साइन करवाया, सबसे, वो हम लोगों ने साइन करके दिया, और उसके तहत वो कोई नई लेजिस्लेशन वगैरह लेके आ रहे। तीसरा ये हुआ इन एफर्ट्स का कि जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैं, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मेरे 8 साल ऑस्ट्रेलिया में लगे,
बाज जी। फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 12-12 साल ऑस्ट्रेलिया में थे और दे वर जस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है। और वो लोग ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेल कर दिए गए एक तरह से कोविड पॉलिसी के बाद। अगर आपको अब आप पैरेलल यूनिवर्स में कनाडा में चले जाएं, तो कनाडा में जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा आसान रास्ता निकाला। उन्होंने सीआरएस स्कोर जो है वो 70 तक ले आए, मतलब 70, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। और अगर उन्होंने कनाडा में 1 साल पढ़ा है और वो पिछले 4 साल से पाकिस्तान में है, उनको पाकिस्तान से बैठ के परमानेंट रेजिडेंसीज मिली हैं सर। ये मैं आपको बाकायदा न्यूज दे रहा हूँ। अलावा इसके मैं कई ऐसे मेरे जानने वाले सक्खर के कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो इंजीनियरिंग की उन्होंने कनाडा में। कनाडा की जॉब मार्केट है बड़ी थोड़ी सी रफ मार्केट है, और पेंडेमिक जैसे ही स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट थिंग जस्टिन ट्रूडो हैव डन फॉर देम, उन्होंने उनको लोएस्ट जो सा है जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन में उनको परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे दे दिया। अच्छा, यूके के ऊपर आ जाए। जिस बच्चे का 1 महीने का वीजा रहता था और वो पाकिस्तान में आया था किसी वजह से, तो उनका भी एक नया सिस्टम शुरू हो गया। उन्होंने काफी ईज अप की हैं चीजें, और उन्होंने उनके वीजे 3-3 माह के लिए एक्सटेंड किए। वहां पे उन्होंने अपनी रिसर्चेस कंप्लीट की। 2-2 साल के पीएसडब्ल्यू भी उनको मिले, ठीक है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। मैं वेरविक में आपको कुछ लड़कों के नाम लेके बता सकता हूँ अगर वो इजाजत दें, बल्कि मैं ओपनली कह रहा हूँ। मैं उनके उनसे बात कोई करना चाहे तो खुद करके देख ले। उनकी जो भी गाड़ियों वाड़ियों के नुकसान उधर हुए थे, उनको बहुत इजीली बड़े एक पोलाइट वे में कंपनसेट कर दिया गया। सर 5,000 की 6,000 की गाड़ी लेना, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। 1,500 रुपए का, एग्जैक्टली। 1,500 डॉलर का, सॉरी, एक वैक्यूम लेना, $800 का एक माइक्रोवेव अवन लेना, इट्स नॉट अ जोक, मजाक नहीं। एग्जैक्टली। तो अब बिल्कुल सही ऑस्ट्रेलियन बात। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आ जाती कि आप 2 साल बाद फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए पॉलिसी ये है, तो इतनी हमें तगो ना करनी पड़ती। तो अभी तक के आउटकम्स ये है। तो आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि बाकायदा जो गवर्नमेंट है, जो पूरी की पूरी इस वक्त जो करंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, उसने इस पेंडेमिक को मिस हैंडल किया है या वो इमेच्योर है? मैं इनकॉम्पिटेंट का लफ्ज फिर भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, पाकिस्तान होता तो मैं कह भी देता कि नाअहल है। लेकिन मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि क्या ये इमेच्योर गवर्नमेंट है या ये इन्होंने इसको सही तरह हैंडल नहीं किया, मिस हैंडल किया। अच्छा, अब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। 2012 में आ जाए, केवन रड साहब की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाता है जूलिया गिलार्ड की तरफ से। 2012 के एंड या 2013 में जूलिया गिलार्ड की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाता है केवन रड साहब की तरफ से। सर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए 1.5 साल में। अच्छा, उसके बाद टोनी एबट साहब जीतते हैं जैसे तैसे करके, उनको बैक बेंच से उठा के मेलकम टर्नबुल साहब जमीन पे मारते हैं। मेलकम टर्नबुल साहब को जो उनसे है वो इम्पीच करने की कोशिश की जाती है दोबारा, जो जिन साहब की तरफ से की जाती है, उनका नाम ना ही ले तो बेहतर है। अच्छा, वो उसमें नाकाम होते हैं, तो फिर दोबारा एक और अटेम्प्ट में स्कॉट मॉरिसन साहब आ जाते हैं। स्कॉट मॉरिसन साहब, उनको भी उन्हीं हजरत ने इम्पीच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके आगे हाथ पैर जोड़े कि खुदा के वास्ते कि तुम मुझे ना निकालो, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी पोस्ट देता हूँ, और आजकल वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आप लगा, और उनको मौका भी नहीं मिला ये पूछने का कि क्यों निकाला, क्यों, हाँ, उनको ये मौका भी नहीं मिला कि मुझे क्यों निकाला। तो सर ये अब आपको मैंने 2012 से 2020 तक की कहानी सुनाई। 8 साल में कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए? मेच्योरिटी का लेवल 6। 7वां प्राइम मिनिस्टर इन पावर है जी।
इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर होल्डन। होल्डन की जो कैप्रीस है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स पुलिस को जाया करती थी गाड़ी यहाँ से। होल्डन वाले तो बेचारे अपने घुटनों पे बैठ के इनसे मिन्नतें करते रहे कि आप हमें थोड़ी सी फंडिंग दे दें, हम हाइब्रिड गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस लेके आ रहे हैं, तो हम आपको जिनसे हैं सारे पैसे जो आप हमें एड देंगे वापस करेंगे। इन्होंने हमें भगा दिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऑटोमोटिव जो मैन्युफैक्चरर है वो बाकी है? आप क्या कुछ बाहर से मंगाएंगे? देखें, पाकिस्तान चाहे अभी टोयोटा सुजुकी पे रिलाय कर रहा है, इनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं है। आदमजी मोटर्स पाकिस्तान में नहीं काम करती, लेकिन इतनी मैन्युफैक्चरिंग के बाद इतना छोटा सा कंट्री, ठीक है हमारे नंबर ज्यादा है, हम इतनी एक्सपर्टीज नहीं रखते। वी आर वेरी यंग कंट्री पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया को तो 2.5 साल हो चुके हैं बने हुए, और वो कॉलोनाइजेशन से तो 85 में ही निकला था। लेकिन इतना सब कुछ, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वो अपनी इंडस्ट्री को सस्टेन नहीं करा सकता। ठीक है, आप कितनी देर जो सा है इस तरह के टैक्टिक्स करके अपनी चीजों को खत्म कर लेंगे? देयर वाज अ टाइम के ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, कैंसर रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑफ द लिस्ट था। आज ऑस्ट्रेलिया कहीं पे है ही। बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया को अपने कितने प्रोजेक्ट से निकाल दिए। ये तो स्टैटिस्टिक्स बड़े खौफनाक हैं जो मैं दे रहा हूँ। उबर ईट्स चला के, गाड़ियां चला के आप परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते। आज भी कहते हैं ना साहिर भाई, आप इत्तेफाक करेंगे, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट इट इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस इट इज। राइट ब्रदर्स की हिस्ट्री हमारे सामने। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया की सारी, अगर आप टॉप 50 बिग कंपनीज देखें तो सब अमेरिका है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको एक बड़े मजे का किस्सा सुनाऊं जाते जाते, ये नाजरीन के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फेडरेशन स्क्वायर है मेलबर्न में, फ्लिंडर स्ट्रीट के बिल्कुल ऑपोजिट। एप्पल ने अपना फ्लैगशिप स्टोर वहां पे क्रिएट करना था, फेडरेशन स्क्वायर पे। तो इसके ऊपर बड़ी एक्साइटमेंट हुई और एप्पल वालों ने अपनी वर्किंग की एंड ऑल दैट। वुड यू बिलीव कि उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर वर्किंग करके, 5 महीने की वर्किंग करने के बाद 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ वायबल मार्केट फॉर अस। तो रिजल्ट इज देयर। तो ये अब हम इनकम्पिटेंसी का वर्ड मैं नहीं यूज करता, तो आप ये पॉलिसीज देख लें ये किस किस्म की ड्रॉ करती है। हकीकत है। बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। वक्त की शदीद कमी की वजह से हम इसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली एपिसोड में इस मामले को मजीद डिस्कस किया जाए और फिर फर्दर हम अगले टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान मुस्तफा, और ख़वातीन हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। मैं हूं साहिर शफीक और मेरे साथ मौजूद है उस्मान मुस्तफा। अल्लाह हाफिज।